Welcome to the Economics Exchange. Today we are going to start new series Money and Money Supply. बेसिकली हम इस सीरीज में समझेंगे कि मनी का मतलब क्या है, मनी को इवॉल्व क्यों किया गया, बेसिक वेलोसिटी ऑफ मनी, M0, M1, M2, M3, ये जो बेसिकली नोटेशंस होती हैं इनका मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई किस तरीके से मार्केट में इन्फ्लेशन ट्रिगर करती है, ठीक है, गवर्नमेंट किस तरीके से या आरबीआई किस तरीके से पॉलिसी बनाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई के थ्रू। ये तो आज शुरू करते हैं मनी एंड बार्टर सिस्टम से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मनी, तो बेसिकली मनी का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मनी इज नथिंग बट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए ये एक पर्सन है ए और ये एक शॉपकीपर है, ठीक है। ये एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर के पास बहुत सारे गुड्स हैं, एक ये है, ये है, ये है, ये है, बहुत सारे गुड्स हैं, ठीक है। तो ए शॉपकीपर के पास जाएगा तो इसके पास एक पेपर है जिस पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट डे गया, इसने बोला मुझे तो ये एक नंबर का जो गुड है ये दे दो, और इसने इसको ये दे दिया और शॉपकीपर ने इसको ये पकड़ा दिया, ठीक है। ये फिर सेकंड डे गया, फिर इसने ये सेकंड नंबर का गुड्स लिए और ये आ गया और शॉपकीपर ने इसको ये जो पीस ऑफ पेपर है ये लिया और इसको दे दिया। अब बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है कि ये बंदा डेली का डेली शॉपकीपर के पास जा रहा है और इस तरीके का कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ 20 या 50 लिखा हुआ ऐसा एक पीस ऑफ पेपर लेकर जा रहा है और शॉपकीपर से कुछ ना कुछ सामान लेकर आ जा रहा है। तो शॉपकीपर ऐसा क्यों कर रहा है, उसको अपना सामान क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके पास एक ये मीडियम है, बेसिकली दैट इज द मीडियम। ये मीडियम यहां जा रहा है और सामान यहां आ रहा है, तो दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको हम बोल सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो बेसिकली जो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है दैट इज कॉल्ड मनी, बट दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। इसकी कुछ शर्तें होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो पीस ऑफ पेपर है ये एक्सेप्टेड है, ठीक है, पूरी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती है, इसकी एक गारंटी होती है, इसकी सोवरेन गारंटी होती है, बट इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर कोई इसे नहीं लेगा तो आरबीआई इसे लेगी और किसी भी पर्सन को इस अमाउंट का परचेजिंग पावर प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। आरबीआई इस पर लिखती है ना कि मैं, आरबीआई गवर्नर इस पर लिखता है कि मैं धारक को 50 रुपए देने का वादा करता हूं। आप कभी भी कोई भी नोट देखिए उसके ऊपर आरबीआई 1 रुपए का नोट को छोड़कर, ठीक है, उस पर आरबीआई की तरफ से ये लिखा होता है कि अगर इस नोट को कोई भी नहीं लेगा, मार्केट में कहीं भी कोई भी नहीं लेगा, तो आरबीआई उसको परचेज करेगा, ठीक है। आरबीआई उस नोट को लेगा और इसको सेम अमाउंट की परचेजिंग पावर वाली वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो इट इज, अगर हम वापस से इसको देखें तो इट शुड बी सेंट्रलाइज्ड, एक्सेप्टेड, रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो बेसिकली वी कैन अंडरस्टैंड द मनी इज नथिंग बट द एक्सचेंज दैट इज एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी विच इज सेंट्रली एक्सेप्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड, ओके। बट मनी डेवलप क्यों की गई? देखिए मनी को डेवलप करने के पीछे रीजन था, इट वाज अ बेटर ऑल्टरनेटिव ऑफ द बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेड। सिस्टम की जगह एक ऑल्टरनेट लेकर आए मनी। अब बेसिकली हम समझते हैं कि बार्टर सिस्टम था क्या। देखिए बार्टर सिस्टम वाज द एक्ट ऑफ ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज डायरेक्टली विदाउट यूज ऑफ मनी। भाई एक बंदा है ए, दूसरा बंदा है बी, इसने अपना सामान इसको दिया, इसने अपना सामान इसको दिया, बट मनी एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो भाई ऐसा क्या हो रहा है इन लोगों के बीच में कि एक दूसरे को अपना सामान दे पा रहे हैं ये, ठीक है। तो हालांकि है तो ये बार्टर सिस्टम, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है इन लोगों के बीच में, ठीक है, हम इसके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली बार्टर सिस्टम वाज इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ वन काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए ये एक पर्सन है, ठीक है, और एक ये दूसरा पर्सन है, इसके पास एप्पल है और इसके पास कॉफी है, ठीक है। ये दोनों कि मेरे पास तो कॉफी आ जाए और इसके पास एप्पल आ जाए, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का सामान एक्सचेंज करने के लिए बात करते हैं और इनके बीच में
डील हो जाती है फाइनल, ठीक है। तो ये कॉफी ले लेता है, ये एप्पल ले लेता है, तो दैट इज ओके, डील फाइनल हो गई, इन्होंने अपना सामान एक्सचेंज कर लिया। अब देखिए यहां पर एप्पल था, कॉफी थी, इसने एक्सचेंज किया, इसने एक्सचेंज किया, लेकिन मनी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हुई। दैट वाज द बार्टर सिस्टम, हम इसको कह सकते हैं बार्टर सिस्टम, ओके। लेकिन अब बार्टर सिस्टम के सामने कुछ डिफिकल्टीज भी थी, बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, बार्टर सिस्टम चल नहीं पा रहा, सोसाइटी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। अब वो दिक्कतें क्या थी उसके बारे में देखते हैं। इश्यूज ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। व्हाट डज इट मीन बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? देखिए मान के चलिए ये एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है, इसके पास एप्पल है, इसके पास कॉफी है, ठीक है। अब ये केवल अगर हम बात करें इस पर्सन ए की, हम इनको नाम दे देते हैं ए और बी। ये चाह रहा है कि आप मेरा एप्पल ले लो और मुझे कॉफी दे दो, बट इस पर्सन ने मना कर दिया, बी ने मना कर दिया कि जी नहीं, मैं मेरा एप्पल नहीं दूंगा, मुझे तो राइस की जरूरत है, मुझे तो राइस चाहिए, मुझे आपका एप्पल चाहिए ही नहीं। तो यहां पर इशू क्रिएट हुआ कि यहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जरूरी थी। मतलब अगर एक पर्सन अगर कोई सामान देना चाह रहा है तो दूसरा भी रेडी होना चाहिए उस सामान को एक्सचेंज करने के लिए, अदरवाइज इसमें ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही इशू ऑफ लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग स्टोरेज, लॉन्ग स्टोरेज। देखिए इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक पर्सन है ए और ये है मान के चलिए कोई शॉपकीपर, ठीक है। या हम मान के चलते हैं उस जमाने में भी कहीं ना कहीं डीमार्ट अगर होता, अगर उस जमाने में भी कहीं डीमार्ट होता, तो डीमार्ट में तो बहुत सारा सामान होता है, ठीक है। अब ये पर्सन है, इसके पास मान के चलिए रखा हुआ है वीट, 100 kg ऑफ वीट रखा हुआ है। आज ही नया वीट लेके आया 100 kg। ये एक दिन गया और ये एक नंबर का सामान लेके आ गया और इसको कुछ वीट दिया है, मान के चलिए 1 kg ऑफ वीट दिया है, जिसके इक्वल में इसको ये सामान मिल गया। फिर अगले दिन गया, फिर इसको 3 kg वीट दे के आया और ये वाला सामान ले आया। अब डेली बेसिस पर इसको क्या करना पड़ रहा है, अगर डेली इसको जरूरत है किसी सामान की, डे टू डे लाइफ अगर इसको अपनी रन करनी है, डे टू डे लाइफ में अगर इसको चैलेंजेस नहीं फेस करने हैं, तो उसके लिए एक स्टोरेज इसको रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक बड़ी स्टोरेज रखनी पड़ेगी जिससे ये डेली डीमार्ट जाए और सामान ले आए। तो यहां पर क्या हो रहा था कि the person must store a large volume of his own goods in order to exchange of his desired goods with other on a day to day basis। तो डे टू डे बेसिस के लिए इसको लार्ज वॉल्यूम रखना पड़ रहा है, बट जो वॉल्यूम है, जो सामान इसने रखा हुआ है, वो बेसिकली डेली बेसिस पर अपनी ओरिजिनल क्वालिटी एंड वैल्यू डेटेरियोरेट होता जा रहा है, डेप्रिशिएट होता जा रहा है। तो अपनी जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो खोता जा रहा है। अब मान के चलिए 100 kg इसके पास वीट है और ये आज तो अच्छा है, लेकिन 90 डेज, 100 डेज, 120 डेज बाद कभी ना कभी तो खराब होने लगेगा। तो कुछ खराब होने लगेगा तो इसकी वैल्यू मान के चलिए 40 रुपीज पर केजी है, तो वो कहीं ना कहीं 30 रुपीज पर केजी होगी। तो इसका लॉस हो रहा है डेली बेसिस पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि एक लॉन्ग स्टोरेज रखना पड़ रहा था, बहुत टाइम तक रखना पड़ रहा था। तो इस वजह से जैसे ही ह्यूमन सिविलाइजेशन होने लगा, ह्यूमन प्रोग्रेस करने लगा, तो उन्होंने एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए एक पर्टिकुलर कुछ कॉमन मीडियम रखने की सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, जिससे ये सब चीज़ें ना होनी पड़े कि हमको लार्ज स्टोरेज रखना पड़ रहा है, या फिर मान के चलिए कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाला जो इशू है वो क्रिएट ना हो। तो इन्होंने एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज रखा, अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें, ठीक है। वैसे तो आज की डेट में इंडिया और अमेरिका भी अगर आपस में इन दोनों की करेंसी अलग अलग है, तो ये आपस में अपनी करेंसी को एक्सचेंज करके गुड्स एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट हुआ, जिससे मनी का इवोल्यूशन हुआ। सो दैट वाज द इवोल्यूशन ऑफ मनी।